गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक है, उसी का चैप्टर है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 8 तक के चैप्टर का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जो इस चैनल पर डाला हुआ है प्लेलिस्ट में। स्टार्टिंग चैप्टर था गुप्ता एंड गुप्ता का फ्लूइड मैकेनिक्स, और अभी इससे लास्ट जो हम लोग सॉल्व किए वो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग था। ये बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का है चैप्टर। गुप्ता एंड गुप्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसका जो क्वेश्चन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग 1 से लेकर के 50 तक फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किए थे। सेकंड पार्ट में हम लोग 51 से लेकर के 100 तक सॉल्व किए थे। थर्ड पार्ट में हम लोग 101 से लेकर के 150 तक सॉल्व किए, और फोर्थ पार्ट में हम लोग 151 से 200 तक सॉल्व किए थे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि लास्ट पार्ट तक हम लोग 200 तक हम लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन देख चुके हैं। तो 200 से आगे का जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन में इस पार्ट में देखेंगे। तो इस पार्ट का जो है, इस पार्ट नंबर 5 होगा। 50 क्वेश्चन का हम लोग पार्ट कर रहे हैं। एक पार्ट में हम लोग लगभग आधा घंटा में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग 200 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का मेरा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आ गया 201, ठीक है, 201। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा, वो देखते हैं। द लिमिट ऑफ क्या पूछ रहा है, द लिमिट पूछ रहा है किसका, प्रोपोर्शनलिटी इज एप्लीकेबल मोर इन द केस ऑफ। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो होता है किसमें मोर एप्लीकेबल होता है, मैं दिखता है तो माइल्ड स्टील की। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है हम लोग पढ़े थे, स्ट्रेन और स्ट्रेस ग्राफ अगर देखा जाए, तो अगर माइल्ड स्टील का देखा जाए तो इस तरह से इसका जो ग्राफ बनता है, तो इसमें जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, अगर ये स्ट्रेस हो जाएगा, ये अगर स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, माइल्ड स्टील का ग्राफ देखा जाए तो इस तरह से इसका जो ग्राफ बनता है, ये जो पॉइंट होता है ये इलास्टिक पॉइंट होता है, इलास्टिक लिमिट होता है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट होता है जहाँ तक कि जो स्ट्रेट होता है। तो जो प्रोपोर्शनल पॉइंट जो होता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट जो होता है, तो क्लियरली दिखता है कि इसमें जब माइल्ड स्टील का जो यूज करते हैं तो माइल्ड स्टील में, यही अगर कंक्रीट का देखा जाए तो कंक्रीट में इस तरह से बनता है, तो इसमें हम लोग प्रोपोर्शनलिटी नहीं देख पाते हैं। कास्ट आयरन भी इस तरह से बनता है, कास्ट आयरन का ग्राफ बनता है, तो इसमें भी क्लियरली प्रोपोर्शनल लिमिट है जो हम लोग नहीं से कर पाते हैं। तो इसलिए माइल्ड स्टील का जो ग्राफ होता है इसमें हम लोग इलास्टिक लिमिट भी देख लेते हैं। इलास्टिक लिमिट हो गया, ये इल पॉइंट हो गया, ये प्लास्टिक पॉइंट हो गया, ये अपर पॉइंट हो गया, ये हो गया मेरा फ्रैक्चर पॉइंट, या फिर इसको टफनेस लिमिट बोलते हैं। ये स्ट्रेन होता है और ये स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ होता है, इसको स्ट्रेन ग्राफ बोलते हैं। तो इसलिए देखा जाए जो प्रोपोर्शनलिटी जो होता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एप्लीकेबल मोर इन केस ऑफ किसमें, तो माइल्ड स्टील में एप्लीकेबली देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, द कॉम्पैक्टिंग फैक्टर जो होता है, टेस्ट इस सेगमेंट कंक्रीट डिटरमाइन। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर से क्या निकालते हैं, तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर से हम लोग वर्केबिलिटी मेजर करते हैं। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर हो गया, प्लस में एक और होता है स्लम टेस्ट होता है, ठीक है, स्लम टेस्ट होता है। उसके अलावा वीवी टेस्ट होता है, तो वीवी टेस्ट होता है बहुत स्मॉल जो अगर है, स्मॉल वर्केबिलिटी है फॉर लो वर्केबिलिटी के लिए। फॉर लो वर्केबिलिटी के लिए हम लोग जो यूज करते हैं मेथड वर्केबिलिटी निकालने के लिए, वो कौन से यूज करते हैं, वीवी मेथड यूज करते हैं। तो वीवी मेथड जो होता है बेस्ट होता है किसके लिए, फॉर लो वर्केबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर था, किस टेस्ट में यूज किया जाता है, तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर जो होता है वर्केबिलिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर यहाँ पर स्लम टेस्ट रहता तो स्लम से भी हम लोग निकालते हैं क्या, वर्केबिलिटी, प्लस में अगर वीवी टेस्ट रहता तो वीवी टेस्ट से भी हम निकालते हैं वर्केबिलिटी। तो इस तरह से वर्केबिलिटी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्या कर रहा है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ रहा है किसका, M15 ग्रेड कंक्रीट व्हेन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के कंपेयर में स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है। तो हम लोग सिंपल जानते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है 10 to 15 टाइम्स होता है किसका, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का। 10 to 15 टाइम्स कितना होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का। या फिर अगर इसका निकाला जाए स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है 2p/πdl, ये सिलेंड्रिकल का एक डायमेंशन होता है, ये d हो गया, ये l हो गया।
अच्छा, जनरली इसका जो होता है स्टैंडर्ड डायमेंशन 150 mm डायमीटर होता है और लेंथ जो होता है 300 mm होता है। तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है 2p/πdl होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो वैल्यू हो गया 2π/πdl, ठीक है, ये होता है। डी क्या होता है, सिलेंड्रिकल का डायमीटर होता है और एल क्या होता है, लेंथ होता है सिलेंडर का, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पूछ रहा है कंपेयर किससे कर रहा है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ से। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ का, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है 10 to 15% होता है किसका, 10 to 15% होता है किसका, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का जनरली। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या करा, अप्रोक्सीमेट रेशियो पूछ रहा है किसका, बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट 7 days एंड 28 days में 7 days का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और 28 days का। तो कितना जनरली होता है 68% होता है। तो 7 days का और 28 days का अगर रेशियो निकाले तो कितना होता है, जनरली होता है 68%। 68%, तो ऑप्शन देख लेते हैं 68%, दैट इज 2/3 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट आईएस कोड द वेट ऑफ टिम्बर टू बी रिकॉग्न एट द मॉइस्चर कंटेंट। वेट ऑफ टिम्बर जो होता है, हम लोग जानते हैं कि सीजनिंग जो होता है, सीजनिंग एक प्रोसेस होता है क्या, सीजनिंग इज ए प्रोसेस टू रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट अप टू ए सर्टेन लिमिट या अप टू ए 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। तो 12% जो होता है एक एक्चुअल वेट होता है आइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइस के अकॉर्डिंग जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए टिम्बर में मिनिमम 12% तक है। तो इसका जो आंसर हो गया और डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो मैचिंग का है। तो मैचिंग में देखते हैं चॉक, मार्बल, ग्रेनाइट एंड लेटेराइट। तो मिक्स करना है किससे, तो मार्बल में किसका यूज होता है, तो ऑर्नामेंटल वर्क के लिए हम लोग मार्बल यूज करते हैं, ठीक है। चॉक किस में यूज किया जाता है, तो चॉक को जो मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो चॉक का यूज करते हैं। चॉक जो यूज होता है कहाँ होता है, सीमेंट मैन्युफैक्चर में। इसका 1 हो गया, इसका 4 हो गया। अब ग्रेनाइट क्या होता है, ग्रेनाइट जो होता है किस में यूज किया जाता है, तो ग्रेनाइट ब्लास्ट करने के लिए, ये ब्लास्ट एक मटेरियल है। 2143, तो लेटेराइट किस में हो गया, तो रफ स्टोन वर्क। लेटेराइट जो होता है रफ स्टोन वर्क। तो इस तरह से ऑप्शन देखते हैं मेरा 2143, ऑप्शन देख लेते हैं 2143 किस में दिया हुआ, 2143 सी में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, पी पूछ रहा है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी अमाउंट ऑफ वाटर यूज टू कंडक्टिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम में जो कंसिस्टेंसी होता है वो कितना होता है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम में कितना होता है, 0.85% होता है, 1.85 पी होता है, ठीक है, 85 पर पी। तो इस तरह से मेरा डी हो गया। यहीं पर अगर सॉर्डनेस रहता, अगर सॉर्डनेस पूछता सीमेंट का तो कितना होता है, 0.78 पी होता है। सॉर्डनेस में 0.78 पी होता है, बट यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम पूछ रहा था, तो इनिशियल सेटिंग टाइम में कितना होता है, तो 0.85 होता है, 0.85 पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या करा, फॉर गुड बॉन्डिंग इन ब्रिक, गुड बॉन्डिंग के ब्रिक में मशीनरी में क्या होना चाहिए, ऑल ब्रिक नीड्स नॉट बी यूनिफॉर्म, ये गलत है, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। बैट्स मस्ट बी यूज्ड अल्टरनेट कोर्स, बैट जो होता है बैट मस्ट बी यूज्ड, बैट नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि बैट से छोटा पार्ट होता है। बैट किसको बोलते हैं, जो 1 पार्ट होता है ब्रिक का, उसको बोलते हैं। जितना बैट यूज करेंगे उतना ही मेरा जो बॉन्डिंग होगा वो वीक होगा। तो इस तरह से मस्ट नॉट यूज होना चाहिए ये। द वर्टिकल जॉइंट इज अल्टरनेट कोर्स शुड बी फॉल इन प्लम्ब, जो वर्टिकल जॉइंट होना चाहिए वो प्लम्ब के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये सही है मेरा गुड स्ट्रेंथ गुड बॉन्डिंग के लिए। इस तरह से सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फिर से मैचिंग का है, स्टील बार, जिंक, एल्युमिनियम, ब्रास कास्टिंग। स्टील बार क्या होता है, तो स्टील बार हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन देखा जाए रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट। तो स्टील बार के लिए मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट। रेनफोर्समेंट होता है कंक्रीट में, उसी को स्टील बार। जिंक क्या होता है, जिंक के लिए हम लोग कोरोगेटेड रूफ शीट होता है, कोरोगेटेड रूफ शीट। तो इस तरह से इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया। एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम जो होता है डोर फ्रेम, एल्युमिनियम का क्या बनता है, डोर फ्रेम। डोर का जो फ्रेम बनता है वो एल्युमिनियम का बनाया जाता है, ठीक है। ब्रश कास्टिंग एक सिंपल हो गया, तो वाटर टाइप हो गया, तो इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया। 3 4 2 1 एल्युमिनियम का डोर फ्रेम। स्टील का यूज होता है, तो रेनफोर्समेंट होता है कंक्रीट में। तो 3 4 2 1 ऑप्शन देख लेते हैं, 3 4 2 1 मेरा डी में है, दैट इज डी। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, लाइम मोटर क्या होता है, जनरली मेड विथ। लाइम मोटर किससे बनता है, तो लाइम मोटर किससे बनता है, तो हाइड्रोलिक लाइम से बनता है। फैट लाइम किस में यूज होता है, तो वॉशिंग के लिए यूज होता है। तो फैट लाइम होता है जो वॉशिंग में यूज होता है, ऐसा मोटार नहीं बनता है। तो सिर्फ लाइम मोटार किससे बनता है, तो हाइड्रोलिक लाइम से बनता है, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, इफ कंक्रीट मेक्स द फाइनेंस मॉडुलस
अब कोर्स एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडल दिया हुआ है, फाइनेंस मॉडल ऑफ फाइन एग्रीगेट का दिया हुआ है, एंड द इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ द फाइनेंस मॉडल ऑफ कंबाइन एग्रीगेट का दिया हुआ है। देन द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट का प्रोपोर्शन पूछ रहा है कि कितना होता है, तो फाइन एग्रीगेट का जो प्रोपोर्शन हो जाएगा उसको निकालने के लिए कोर्स एग्रीगेट प्लस कंबाइन एग्रीगेट डिवाइड बाई कंबाइन एग्रीगेट माइनस फाइन एग्रीगेट, फाइनेंस मॉडल्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट माइनस कंबाइन एग्रीगेट, फिर कंबाइन एग्रीगेट माइनस फाइनेंस मॉडल्स ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो इस फॉर्मूला पे हम बैठाते हैं तो कितना आ जाएगा, फाइन एग्रीगेट का जो वैल्यू आएगा यहाँ से प्रोपोर्शन कितना आ रहा, वो 7.6 माइनस 6.4 डिवाइड बाई 6.4 माइनस 2.8। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है मेरा 100/3, तो 100/3 मेरा दैट इज बी। सिंपल, इसमें कुछ नहीं था, पहले कोर्स का फिर कंबाइंड का डिवाइड बाई कंबाइंड माइनस फाइन, इस फार्मूला पर बैठा देना है, इस पर आंसर आ जाएगा दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, फिर से मैचिंग का है, मैचिंग का पूरा देख लेते हैं क्या है। विकट्स नीडल जो होता है, विकट जो नीडल होता है सेटिंग टाइम में यूज होता है। विकट जो नीडल होता है किस में यूज होता है, तो विकट नीडल जो होता है सेटिंग टाइम के लिए होता है, और 33 mm टू 35 mm पेंट्रेशन होता है। इसका जो पेंट्रेशन होता है 33 mm से 35 mm तक पेंट्रेशन होता है। जो नीडल का जो साइज होता है 1 mm होता है, स्क्वायर शेप का होता है नीडल, और इसका जो साइज होता है कितना होता है 1 mm होता है, ठीक है। और जो पेनिट्रेशन जो डेप्थ होता है वो कितना होता है 33 mm लेकर के 35 mm तक होता है, ये याद रखना। तो विकट सेपरेशन किस में यूज होता है, सेटिंग टाइम में। उसके बाद देखते हैं लीक कैटेलियर किस में यूज होता है, तो लीक कैटेलियर हम लोग कहाँ होता है, साउंडनेस में, साउंडनेस निकालने के लिए सीमेंट में। लीक कैटेलियर किसके लिए, जब लाइम एक्सेस में होता है तब यूज किया जाता है लीक कैटेलियर। एक और मेथड होता है ऑटोक्लेव जो यूज होता है जब लाइम प्लस मैग्नीशिया दोनों एक्सेस में हो, तो ऑटोक्लेव मेथड यूज करता है किसके लिए, सॉर्डनेस ऑफ सीमेंट निकालने के लिए। तो इस तरह से हम लोग अगर देखा जाए तो पहला का मेरा 1 हो गया, और सी लीक कैटेलियर के लिए हम लोग क्या निकाले थे, सॉर्डनेस, तो इस तरह से इसका मेरा 4 हो गया। उसके बाद टर्बिडोमीटर से क्या निकालते हैं, तो टर्बिडोमीटर से अगर निकाला जाए तो इसके क्या निकालते हैं, तो स्पेसिफिक सरफेस निकालते हैं, टर्बिडोमीटर से स्पेसिफिक सरफेस निकालते हैं। और ये हो गया मिचेल्स कंपाउंड लीवर ऑपरेटर से क्या निकालते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। इस तरह से ये 3 हो गया। 1342 इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 1342 मेरा बी में है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड। टेंसाइल स्ट्रेंथ किससे मेजर करते हैं वो पूछा। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ से निकालते हैं नहीं। अप्लाइंग कंप्रेसिव लोड अलोंग द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, अप्लाइंग थर्ड पॉइंट लोडिंग ऑन ए प्रिज्म, थर्ड पॉइंट लोडिंग प्रिज्म के अकॉर्डिंग जो लगाते हैं उससे निकालते हैं क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ। इस तरह से मेरा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछ रहा है, द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर कॉन्क्रीट सिलेंडर टू दैट ऑफ द 15 सेंटीमीटर क्यूब। पूछ रहा है कि जो स्ट्रेंथ है सिलेंडर और क्यूब का कितना होता है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि अगर क्यूब का स्ट्रेंथ देखा जाए तो 1.25 टाइम्स किसका होता है, सिलेंडर का, ठीक है। अगर सिलेंडर का क्यूब का अगर स्ट्रेंथ देखा जाए, या सिंपल देखा इसको अगर बनाया जाए, तो अगर क्यूब का देखते हैं, क्यूब का स्ट्रेंथ तो 1.25 टाइम्स होता है किसका, सिलेंडर का। अगर इसका डायमेंशन मेरा 150 है और 30 है, 150 mm एंड 300 mm, इसका 150 mm डायमेंशन है, तो इसका जो स्ट्रेंथ होता है क्यूब का ज़्यादा होता है सिलेंडर से 1.25 टाइम्स। यही अगर सिलेंडर का देखा जाए तो सिलेंडर का जो स्ट्रेंथ होता है वो 0.85 टाइम्स होता है क्यूब के कंपेयर में, ठीक है। ये अगर 150 mm डायमीटर हो गया और 300 mm लेंथ हो गया, ये इसका 150 mm क्यूब का साइज हो गया, तो 0.85 टाइम्स होता है। तो पूछ रहा है कि सिलेंड्रिकल टू क्यूब, तो सिलेंडर और क्यूब में जो रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सिलेंड्रिकल और क्यूब में जो रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा 0.85 हो जाएगा। तो 0.85 हो जाएगा आंसर इसका 0.85। अगर इसका उल्टा पूछता तो मेरा ये होता, बट यहाँ पर सिलेंड्रिकल और क्यूब में पूछ रहा, मैं सिलेंड्रिकल पहले पूछ रहा है फिर क्यूब पूछ रहा, तो सिलेंडर का कम होता है क्यूब के कंपेयर में, तो 0.85 हो जाएगा, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्रेनाइट,
तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पूछ रहा है किसका, ग्रेनाइट का, तो किसके रेंज का बराबर होता है, तो ग्लास के रेंज का बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द टेक्सचर ऑफ सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का जो टेक्सचर होता है वो कैसा हो रहा है वो पूछ रहा है। तो सैंडस्टोन का जो टेक्सचर होता है वो द टेक्सचर ऑफ सैंडस्टोन, टेक्सचर ऑफ सैंडस्टोन जो होता है ग्रेनुलर होता है और क्रिस्टलाइन होता है, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गुड ब्रिक व्हेन इमर्ज इन वाटर 20 आवर। जब गुड ब्रिक को हम 24 आवर के लिए अगर हम वाटर में इमर्ज करते हैं तो कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो 20% करता है किसका, ड्राई वेट का। यहाँ पर एक ऑप्शन है सैचुरेटेड वेट भी, लेकिन सैचुरेटेड वेट नहीं होता है, ये ध्यान देना है कि 20% किसका करता है, ड्राई वेट का, ना कि सैचुरेटेड वेट का। 20% करता है 24 आवर के में जब इमीडिएट इमर्ज करेंगे वाटर में तो 20% वाटर एब्जॉर्ब करेगा किसका, ड्राई वेट का, सैचुरेटेड वेट का नहीं। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन पूछ रहा है ऑफ सीमेंट, द वाटर सीमेंट रेशियो कितना नीड करता है, तो 38% ज़रूरत होता है कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए। कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना नीड होता है वाटर सीमेंट का, तो 38%। तो 38% किस में दिया हुआ ऑप्शन देख लेते हैं, तो मोर देन 0.35 टू और लेस देन 38 इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा सी आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मैचिंग का है, तो मैचिंग में देख लेते हैं क्या दे रहा है। एयर एंटरिंग पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है हम लोग जानते हैं किसके लिए होता है, मासिव स्ट्रक्चर के लिए, सुटेबल फॉर वेरी लार्ज स्ट्रक्चर, तो इसको कह सकते हैं कि ये। तो इसके बाद रैपिड हार्डनिंग जो होता है अनसुटेबल होता है मासिव स्ट्रक्चर के लिए, तो इसको कह सकते हैं अनसुटेबल फॉर वेरी लार्ज स्ट्रक्चर। तो 2, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया। अब बच्चा एयर एंटरिंग पोर्टलैंड सीमेंट। एयर एंटरिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो हो गया वो क्या होता है, ग्रेटर रेसिस्टेंस होता है फ्रोस्ट अटैक के लिए, जो रेसिस्टेंस डेवलप करता है फॉरेस्ट अटैक में, तो ये होता है 3। अब बच्चा हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट। हाइड्रोफोबिक जो होता है सेफ स्टोरेज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में जो इसका होता है स्टोरेज सेफ होता है, तो ये हो गया किसके, हाइड्रोफोबिक। अनफेवरेबल कंडीशन में इसका स्टोरेज सेफ होता है। तो 3142 इसका आंसर देख लेते हैं, 3142 सी में, दैट इज सी। इस क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, द एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ प्लेवुड आर कंपेरेटिवली वेरी लो। एक्सपेंशन और श्रिंकेज जो होता है प्लेवुड का वो लो होता है, क्यों होता है वो पूछ रहा है। दे आर हेल्ड इन पोजीशन बाय एडहेसिव, दे आर ग्लूड अंडर प्रेशर, पाइल्स आर प्ले एट राइट एंगल टू, हाँ जो पाइल्स है वो प्लेस्ड रहता है राइट एंगल से, इसीलिए इसका जो एक्सपेंशन और श्रिंकेज होता है वो कम होता है। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है सीजनिंग क्या होता है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या होता है, रिमूव द सैप, इसको सैप रिमूव करता है अप टू 12%, ये भी याद रखना अप टू 12% तक आता है एक्सटेंडर आइस कोड के अकॉर्डिंग। तो जो सीजनिंग जो होता है क्या होता है, सॉफ्टनिंग पॉइंट नहीं, हार्डनिंग द टिम्बर नहीं, स्ट्रेंथनिंग द टिम्बर नहीं, रिमूव द सैप फ्रॉम द टिम्बर, सैप को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी को सीजनिंग कहते हैं। इस तरह से डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैचिंग का है। मैचिंग में क्या देख रहे हैं, नॉर्मल ब्रिक बर्ग, प्लास्टिक बर्ग, ग्राउंटिंग द कोवार्नेस रॉक में ग्राउंटिंग कर रहे हैं और ग्राउंटिंग कर रहे हैं। तो नॉर्मल ब्रिक बर्ग में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो नॉर्मल ब्रिक बर्ग में हम लोग नॉर्मल ब्रिक बर्ग में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या यूज करते हैं, तो नॉर्मल ब्रिक बर्ग में हम लोग 1:6 यूज करते हैं। नॉर्मल ब्रिक बर्ग के लिए 1:6 यूज करते हैं, प्लास्टिक बर्ग में 1:4 यूज करते हैं, और ग्राउंटिंग वर्क ऑन रॉक में जो वर्क किया जाता है उसके लिए कौन सा यूज़ करता है, ऐसे ग्राउंटिंग वर्क के लिए कौन सा होता है 1:3 होता है, बट रॉक में 1:1.5 होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एक का मेरा कौन हो गया, नॉर्मल ब्रिक वर्क के लिए 1:6 दैट इज़ 3, प्लास्टिक वर्क के लिए 1:4 दैट इज़ 1, ग्राउंटिंग द रॉक के लिए कितना हो गया 1:1.5 दैट इज़ 4, और ग्राउंटिंग वर्क के लिए कितना होता है 1:3, ग्राउंटिंग वर्क के लिए कितना 1:3 दैट इज 2। तो 3142 ऑप्शन देख लेते हैं, 3142 किस में दिया हुआ, 3142 सी में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो रेशियो पूछ रहा है किसका, यंग मॉडुलस ऑफ द हाई टेंसाइल स्टील टू द माइल्ड स्टील। यंग्स मॉडुलस जो होता है सेम होता है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस जो होता है वो माइल्ड स्टील का और हाई H/SD का, दोनों का जो होता है सेम होता है। अगर हम यंग्स मॉडुलस निकालें, यंग्स मॉडुलस ऑफ माइल्ड स्टील मीन्स Fe250 और यंग्स मॉडुलस निकालें Fe415, तो दोनों का जो होता है दोनों का सेम होता है यंग्स मॉडुलस, ठीक है।
यील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो अलग अलग होता है, बट यील्ड वैल्यू जो होता है अलग अलग होता है, बट यंग्स मॉडुलस जो होता है दोनों का सेम होता है, तो दोनों का रेशियो जो होगा 1 होगा, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पूछ रहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ बिटुमेन, बिटुमेन पूछ रहा है, ग्रेड दिया हुआ 65:25 85:40 ETC, देन द फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट टर्म है 65 ये क्या होता है, तो फर्स्ट पॉइंट 65 जो होता है वो सॉफ्टनिंग पॉइंट बताता है, जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो सॉफ्टनिंग पॉइंट बताता है, और जो सेकंड पॉइंट होता है वो पेनिट्रेशन पॉइंट बताता है। मैं 65 जो हो गया वो सॉफ्टनिंग पॉइंट बता रहा है, सॉफ्टनिंग पॉइंट बता रहा है, 25 जो बता रहा है वो पेनिट्रेशन बता रहा है, 25 जो बता रहा है वो पेनिट्रेशन बता रहा है। तो यही पूछ रहा था इसमें फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या बता रहा है, तो फर्स्ट मेरा सॉफ्टनिंग पॉइंट और सेकंड पेनिट्रेशन बता रहा है, इस तरह से मेरा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखा था पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी क्या होता है, तो पीवीसी क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है, दैट इज बी। पीवीसी क्या है, एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज अप्रोक्सीमेटली, ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज अप्रोक्सीमेटली 45% कैल्शियम ऑक्साइड एंड अबाउट 35% सिलिका। जो ब्लास्ट फर्नेस में जो कॉन्स्टेंट होता है वो क्या होता है, 45% कैल्शियम ऑक्साइड होता है, 45% कैल्शियम ऑक्साइड होता है और 35% सिलिका होता है, दैट इज ए इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए किंग क्लोजर, किंग क्लोजर क्या होता है, एक ब्रिक मशीनरी पोर्शन होता है, जब इसका एक ब्रिक मशीनरी का एक ब्रिक का एक पार्ट होता है इस तरह से बनता है, अगर इसका ये बिर्थ जो है बिर्थ में अगर काट दिया जाए, अगर मेरा ये ब्रिक हो गया, ब्रिक का अगर बिर्थ के अकॉर्डिंग आधा काटें सेंटर पे, और स्ट्रेचर मीन्स इसको हेडर बोलते हैं, इसको स्ट्रेचर बोलते हैं, तो हेडर के अकॉर्डिंग और स्ट्रेचर के अकॉर्डिंग 50-50 काटते हैं, तो जो रेस्ट पोर्शन बचता है उसी को बोलते हैं हम लोग किंग क्लोजर, किंग क्लोजर बोलते हैं। तो ये बोलता है किंग क्लोजर क्या है, तो किंग क्लोजर किससे रिलेटेड है, तो ब्रिक मशीनरी से रिलेटेड है, डी। इसका था हाई एल्यूमिना सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट में क्या रहता है, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट में क्या आता है, लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट, लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट रहता है, प्रोड्यूस अदर द मिक्सचर ऑफ द लाइम, जो पूछा जाए हाई एल्यूमिना सीमेंट प्रोड्यूस किससे, प्रोड्यूस बाय द फसिंग टुगेदर ए मिक्सचर ऑफ द, हाई एल्यूमिना सीमेंट में क्या रहता है, तो लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट, लाइमस्टोन प्लस बॉक्साइट, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पूछ रहा है कि इसमें से स्टेटमेंट दिखाने कौन सा सही है कौन गलत है वो पूछ रहा था। हायर अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन्ड, अर्ली स्ट्रेंथ अगर जल्दी चाहिए तो इसके लिए क्या होगा, तो हायर अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन्ड, कैसे ऑब्टेन्ड होगा हायर स्ट्रेंथ, तो फाइंड ग्राइंडिंग डिक्रीजिंग द लाइम कंटेंट को डिक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ घट जाएगा, तो ये गलत है। बर्निंग द हाई टेम्परेचर पर अगर बर्न करेंगे तो स्ट्रेंथ जल्दी होगा। इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ जिप्सन को अगर इंक्रीज करेंगे तो मेरा जो सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज करता है, मीन्स ये रिटार्डर होता है, जो जिप्सन होता है वो रिटार्डर होता है, तो ये गलत है, रिटार्ड कर देगा, स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगा, सेटिंग टाइम इंक्रीज करेगा और स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगा जल्दी। तो जिप्सन जो होता है रिटार्डर होता है, जिप्सन जो होता है मेरा क्या है, एक रिटार्डर है, तो रिटार्ड करेगा, तो ये गलत हो गया मेरा। डिक्रीजिंग द लाइम कंटेंट को डिक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ मेरा डिक्रीज कर जाएगा, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो मेरा 1 सही है और 3 सही है। 1 और 3 देख लेते हैं ऑप्शन में, मेरा 1 और 3 किस में दिया हुआ है, 1 और 3 मेरा किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 30 नंबर क्या करा है, तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ओवर विच कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू मिक्स इन द मिक्सचर, पूछ रहा है कि ऑप्टिमम नंबर कितना होना चाहिए रिवोल्यूशन का, जो रिवोल्यूशन होता है मिक्सचर का वो ऑप्टिमम कितना मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, किसके लिए, टू रिक्वायर मिक्सचर मशीन, जो मिक्सचर मशीन में जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होता है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम जो होता है 20 होना चाहिए। और इसको टाइम अगर पूछा है तो टाइम जो होता है 2 मिनट होता है, अगर मैक्सिमम टाइम हुआ तो 2 मिनट होता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम अगर पूछा है, इसमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा था, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा था, तो रिवोल्यूशन जो होता है 20 रिवोल्यूशन मैक्सिमम होता है, ठीक है, मिक्सचर मशीन का, दैट इज बी इसका आंसर हो गया। यही अगर टाइम पूछता तो टाइम क्या होता है, 2 मिनट होता है, ठीक है, 2 मिनट होता है, टाइम 2 मिनट हो गया और रिवोल्यूशन हो गया 2 मिनट, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्या करा, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, द एडिशन ऑफ सरफेक्टेंट इन द कॉन्क्रीट, सरफेक्टेंट अगर ऐड कर रहे हैं कॉन्क्रीट में तो क्या होगा, इंक्रीज द वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करेगा, नहीं। डिक्रीज द वाटर सीमेंट रेशियो, हाँ डिक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होता है वो इंक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज द क्यूरिंग ड्यूरेशन, गलत है, डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा।
इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो मेरा आंसर को इसमें सही हो गया 2, 3 एंड 5। 2, 3, 5 देख लेते हैं ऑप्शन किस में दिया हुआ, दैट इज बी में दिया। इस तरह से बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, हायर वाटर कंटेंट रेशियो इज कंक्रीट। अगर वाटर कंटेंट का वैल्यू जो है, वाटर सीमेंट रेशियो का वैल्यू बढ़ रहा है, मीन्स हायर द वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो जो हो गया, ये वाटर हो गया, ये मेरा वाटर हो गया, ये सीमेंट हो गया, इसका रेशियो अगर इंक्रीज कर रहा है पूछ रहा है हायर द वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट रिजल्ट। तो हायर अगर वाटर सीमेंट रेशियो करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मिक्स होगा, नहीं स्ट्रॉन्ग मिक्स नहीं होगा, वीकर मिक्स होगा। ठीक है, मिक्स जो होगा वो कम होगा। बेटर वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी अगर वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करा तो वर्केबिलिटी मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड बिग मिक्स जो होगा वो वीक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। लेस ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मेरा कम जाएगा, नहीं वाटर सीमेंट रेशियो, अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ रहा है मीन्स वाटर का जो कंटेंट है बढ़ रहा है, तो ब्लीडिंग मेरा बढ़ जाएगा, लेस नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो लेस ब्लीडिंग नहीं होगा, ये गलत हो गया, और स्ट्रॉन्ग मिक्स नहीं होगा, बिग मिक्स हो जाएगा अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो, और वर्केबिलिटी मेरा बढ़ जाएगा। तो 2 और 3 मेरा सही है इसके अलावा। तो 2, 3 किस में दिया हुआ, दैट इज बी में दिया हुआ, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टील इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ रेल। रेल को बनाने के लिए इसमें कौन सा स्टील यूज किया जाता है। तो रेल बनाने के लिए कौन सा स्टील होता है, तो मैग्नीज स्टील होता है, काफ़ी हार्ड होता है, मैग्नीज स्टील यूज किया जाता है। तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, फिर से मैचिंग का है। तो मैचिंग में देख लेते हैं, डेसिडियस ट्री, कॉनिफर, एंडोजेनस, एक्सोजेनस। हम लोग जानते हैं कॉनिफर जो होता है वो सॉफ्ट होता है, कॉनिफर जो होता है वो सॉफ्ट ट्री होता है। ठीक है, सॉफ्ट वुड होता है, और डेसिडियस जो होता है हार्ड वुड होता है। ठीक है, एंडोजेनस, एंडोजेनस जो होता है इनवर्ड ग्रो करता है, जो एंडोजेनस होता है वो इनवर्ड ग्रो करता है, और ये नोट यूज होता है, इसका यूज नहीं करते इंजीनियरिंग पर्पस में, नोट यूज इंजीनियरिंग पर्पस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि एंडोजेनस जो ट्री होता है, एंडोजेनस जो वुड होता है, उसका यूज नहीं किया जाता है इंजीनियरिंग पर्पस में। इंजीनियरिंग जो मान लीजिए इंजीनियरिंग पर्पस करने का मतलब होता है फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए या भी बीम वगैरह बनाने के लिए, उसमें यूज नहीं किया जाता। तो इसका ऑप्शन देख लेता है, डेसिडियस ट्री हार्ड वुड होता है, कॉनिफर सॉफ्ट होता है, एंडोजेनस, एंडोजेनस कौन सा ट्री होता है जो इनवर्ड ग्रो करता है, जैसे बम्बू हो गया, कोन हो गया, बम्बू हो गया, कोन हो गया, पाल्म हो गया, नारियल का जो पेड़ होता है, नारियल का जो ट्री होता है, या कोन हो गया, बम्बू, कोन, पाल्म, ये जो होता है एंडोजेनस होता है। ठीक है, तो एक बच गया एक्सोजेनस। एक्सोजेनस क्या होता है, यूकेलिप्टस होता है, यूकेलिप्टस होता है, एक्सोजेनस होता है। एक्सोजेनस जो आउटर की ओर ग्रो करे, जो ग्रो करता है आउटवर्ड, आउटवर्ड ग्रो करता है। एंडोजेनस जो होता है इनवर्ड ग्रो करता है, ग्रो करता है जो इनवर्ड ग्रो करता है। तो इनवर्ड ग्रो करता है जैसे बम्बू, कोन, पाल्म, ये सब जो होता है एंडोजेनस ट्री होता है। तो एंडोजेनस में वाल्म, इस तरह से मेरा देख लिए। डेसिडियस कौन सा था, डेसिडियस हार्ड, तो 2 हो गया। कॉनिफर सॉफ्ट, तो 1 हो गया। एंडोजेनस बम्बू हो गया, कोन हो गया, पाल्म हो गया, तो इस तरह से इसका 4। एक्सोजेनस कौन सा हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, तो इसका हो गया 3। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन देख लेते हैं, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 दैट इज सी, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ टिम्बर बाय द साविंग द ऑर्डर टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीस द कट। अच्छा, टिम्बर को कट कर रहे हैं तो उस समय स्ट्रॉन्ग कब बनेगा, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग होता है वो रेडियल साइंग जो होता है, जो रेडियल साइंग जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। किससे, रेडियल के जो सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्वार्टर होता है, क्वार्टर साइंग होता है, उसके बाद ऑर्डिनरी होता है, उसके बाद टेंजेंशियल होता है। में सबसे कम जो होता है टेंजेंशियल होता है। सबसे पहला अगर देखा जाए तो रेडियल जो होता है सबसे स्ट्रांग होता है, उसके बाद मेरा क्वार्टर साइन हो गया, उसके बाद फिर देखा जाए तो ऑर्डिनरी हो गया, उसके बाद देखा जाए तो मेरा टेंजेंशियल हो गया। टेंजेंशियल सबसे कम होता है। तो यही पूछ रहा था, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द टिम्बर बाय द साइंग, जब साउंड उसको कटिंग कर रहे हैं तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग पूछ रहा था, स्ट्रॉन्ग इसमें कौन सा होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग मेरा रेडियल होता है, रेडियल साइंग। इसको फर्स्ट पे रख सकते हैं। अगर इसका रेशियो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाए तो सबसे फर्स्ट पे मेरा कौन सा हो जाएगा, रेडियल साइन होगा, उसके बाद सेकंड पे कौन सा होगा, क्वार्टर साइन होगा, उसके बाद थर्ड पे कौन सा होगा, ऑर्डिनरी साइन होगा, और सबसे कम जो होगा वो टेंजेंशियल साइन होगा। ये सबसे लिस्ट होगा, अगर लिस्ट पूछा जाए तो टेंजेंशियल साइन होगा। तो सबसे फर्स्ट सबसे ज़्यादा मेरा हो गया, फर्स्ट पे रेडियल, सेकंड पे क्वार्टर, थर्ड पे ऑर्डिनरी और फोर्थ पे
टेंजेंशियल। तो इसमें पूछ क्या था, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, तो रेडियल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख लिए चारों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर से मैचिंग का है। मैचिंग में देखा जाए पैग मिल। पैग मिल किस में यूज होता है, तो टेम्परिंग में होता है। ब्रिक का जो टेम्परिंग किया जाता है पैग मिल में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्या था, प्लग एंड फीदर। प्लग एंड फीदर कहाँ का था, स्प्लिटिंग। इसको स्प्लिटिंग का हो गया, 4 हो गया, या 3 हो गया। लेविस। लेविस क्या होता है, लेविस कहाँ यूज़ किया जाता है, लेविस यूज़ किया जाता है लिफ्टिंग। जो लिफ्टिंग जो प्रोसेस होता है वो लेविंग होता है। और गैलिग्नाइट बोच रहा है, गैलिग्नाइट का था ब्लास्टिंग में यूज होता है, दैट इज 1 2। तो 4 3 1 4 3 2 1 ऑप्शन देख लेते हैं, 4 3 2 1 4 3 2 1 दैट इज सिम। ऐसे भी सिंपल हम लोग देख सकते थे, इससे भी मिला सकते थे। पैग मिल सबसे सिंपल होता है जो कि टेम्परिंग में यूज करता था। एक का 4 ऑप्शन में एक ही में दिया हुआ, एक का 4 एक ही में दिया हुआ था, इससे भी कह सकते थे। इसका आंसर सी हो गया, आगे देखने का जरूरत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा फिर से मैचिंग का है। और ये मैचिंग में क्या कर रहा है, टिम्बर का क्वेश्चन। तो टिम्बर में क्या कर रहा था, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कोर। हम लोग जानते हैं सबसे इनर मोस्ट में क्या होता है, पीथ होता है, उसके ऊपर होता है तो ये हार्टवुड होता है, उसके ऊपर क्या होता है तो सैपवुड होता है, उसके ऊपर क्या होता है तो एक कैम्बियम लेयर होता है जो दोनों के बीच में रहता है। इनर बार्क और आउटर ब्रिक, इनर बार्क और आउटर ब्रिक के, ये आउटर बार्क हो गया, उसके बाद होता है इनर बार्क, उसके बाद होता है कैम्बियम लेयर, उसके बाद होता है सैपवुड, उसके बाद हार्टवुड, इसके बाद हार्टवुड। ये हो गया सैपवुड, हार्टवुड, कैम्बियम लेयर। ये हो गया मेरा मेडुलरी रे। ये जो रिंग टाइप का हो गया उसको बोलते हैं एनुअल रिंग, ठीक है। सब पार्ट देख लिए, अब ऑप्शन देखते हैं इसका। तो पूछ रहा था इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कोर। इनर मोस्ट पार्ट क्या होता है, तो पीथ होता है। पीथ ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ दिया हुआ, पीथ मेरा 5 में दिया हुआ। तो इसका पीथ अगर इनर मोस्ट पूछा जाए तो इनर मोस्ट जो होता है कहाँ होता है, तो पीथ होता है। तो इसका 1 का 5 हो जाएगा सबसे नीचे। द वेस्कुलर टिश्यू विच इनक्लोज द पीथ। जो वेस्कुलर टिश्यू जो इनक्लोज कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है किसको, पीथ को, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मेडुलरी रे, दैट इज द ट्रांसवर्स सेप्टा मेडुलरी रे, दैट इज इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेलुलर टिश्यूज द वुड फाइबर अरेंज द डिस्ट्रिक्ट कॉन्सेंट्रिक सर्किल। डिस्ट्रिक्ट कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग बोलते हैं। वे बोले थे जो सर्किल होता है वो एनुअल रिंग होता है, दैट इज 2। इससे हम लोग एज निकालते हैं, इससे एज निकाला जाता है ट्री का एनुअल रिंग के द्वारा। तो नेक्स्ट है द थिन लेयर बिलो द बार्क नॉट कन्वर्टेड इनटू सैपवुड। जो थिन लेयर है, गधा पूछ रहा है थिन लेयर बिलो द बार्क, बार्क के जो अंदर है कन्वर्टेड इनटू, जो नॉट कन्वर्ट इनटू सैपवुड, तो सैपवुड में कन्वर्ट नहीं हो पाया उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कैम्बियम लेयर बोलते हैं। अभी हम लोग देखे थे बार्क का जो अंदर का जो पोर्शन होता है, बार्क का जो नीचे, उसको बोलते हैं कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर करके नीचे जो होता है सबसे पहले कैम्बियम लेयर, उसके बाद होता है सैपवुड, उसके बाद होता है हार्टवुड, ठीक है। तो कैम्बियम लेयर जो सैपवुड में कन्वर्ट नहीं हो पाया उसको क्या बोलते हैं, कैम्बियम लेयर। इस तरह से हम लोग देखें ऑप्शन ए का पीथ हो गया था 5, वेस्कुलर इसका हो गया था 1, मेडुलरी रे। सेलुलर जो डिस्ट्रिक्ट रिंग इसको कौन सा था, तो एनुअल रिंग था। इससे हम लोग एज निकालते हैं ट्री का, तो इस तरह से इसका 2 हो गया। और थिन लेयर इसको कैम्बियम लेयर, दैट इज 3, तो इसको 3 हो जाएगा। तो 5 1 2 3 इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 5 1 2 3 ऑप्शन रखते हैं। 5 1 2 3 किस में दिया हुआ है, 5 1 2 3 मेरा बी में दिया हुआ है। सिंपल सिर्फ इसमें याद यही रखना है, टिम्बर से एक क्वेश्चन रहता है, तो सबसे अंदर जो होता है वो पीथ होता है, उसके ऊपर हार्टवुड, उसके ऊपर सैपवुड, उसके ऊपर मेरा जो होता है कैम्बियम लेयर, उसके ऊपर बार्क होता है, ठीक है। इससे जो निकलता है रे टाइप का उसको बोलते हैं मेडुलरी रे। और जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गया उसको बोलते हैं क्या, उसको एनुअल रेंज बोलते हैं, जिससे एज निकालते हैं। एनुअल रे बोलते हैं जिसको, एनुअल रिंग बोलते हैं जिससे हम लोग एज निकालते हैं ट्री का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये माइक्रो स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखा जाता है एक गेज मोटार। गेज मोटार अभी हम लोग भी देखे थे, गेज मोटार क्या होता है, जिसमें सीमेंट सैंड प्लस लाइम रहता है, उसको गेज मोटार बोलते हैं, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, गेज मोटार इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट टू सीमेंट। सीमेंट में कौन सा ऐड करता था, अभी हम लोग देखें जो गेज मोटार होता है क्या रहता है, इसमें लाइम प्लस सीमेंट प्लस सैंड। तो सीमेंट पहले से दिया हुआ था, अब क्या बचा, लाइम और सैंड। तो लाइम और सैंड इसमें ऐड होगा, लाइम एंड सैंड दैट इज सी में दिया हुआ है। सिंपल सा ट्रिक्स है। जो गेज मोटार होता है क्या होता है, इसमें लाइम प्लस सैंड प्लस सीमेंट, लाइम सीमेंट एंड सैंड तीनों का जो मिक्सचर होता है उसको गेज मोटार बोलते हैं। तो इसमें सीमेंट में क्या ऐड करना पड़ेगा, तो सैंड और लाइम, दैट इज सी। इस क्वेश्चन देखा जाए तो मेक 1 cubic meter of 1:2:4 by the volume of coarse aggregate। कोर्स एग्रीगेट को तो हम लोग बोलते हैं, जानते हैं कि ड्राई कंक्रीट में जो इंक्रीज करता है कितना, 52% मेरा वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। बेड से ड्राई में कन्वर्ट करते हैं तो 52% मेरा जो है इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह से देखा जाए
तो जो अगर सिर्फ किसका पूछ रहा है कोर्स एग्रीगेट का, तो कोर्स एग्रीगेट कितना हो गया मेरा 4, टोटल कितना हो गया 4, 2, 6 और 7, और इंक्रीज कितना करा 52%, तो 1.52 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। तो ड्राई जो कोर्स ड्राई कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट में जो इंक्रीज करता है 52% इंक्रीज करता है, ड्राई वेट से ड्राई में कन्वर्ट करते हैं। तो यही अगर मोटार रहता, ये कंक्रीट है, कंक्रीट में कितना होता है 52% इंक्रीज करता है, ठीक है। और ये अगर मोटार रहता, मोटार करने का मतलब था कि सीमेंट सैंड शिप रहता, तो जो मोटार होता है उसमें कितना इंक्रीज करता है, तो 30% इंक्रीज करता है। कंक्रीट कितना इंक्रीज किया ड्राई से बेड से ड्राइव करने में 52%, और मोटार में अगर वेट से ड्राई में कन्वर्ट करता है तो कितना होगा 30% इंक्रीज करता है। यहाँ पे कंक्रीट दिया हुआ है तो मेक द वॉल्यूम कंक्रीट, यहाँ पे कंक्रीट दिया हुआ है तो कंक्रीट कितना इंक्रीज करेगा 52%, ये याद रखना 52% इंक्रीज करेगा। यहीं पे अगर हम लोग मोटार रहता तो कितना करता, मोटार में 30%, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 30% इंक्रीज करता है, यहाँ 52% इंक्रीज करेगा। तो कोर्स पूछ रहा है तो कोर्स मेरा 4 दिया हुआ है, तो 4 टोटल कितना है यहाँ पे 7, इंक्रीज कितना करेगा 52%, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 85 आ रहा है, 0.85 आ रहा है, दैट इज बी। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 0.85 आ रहा है। सिंपल फार्मूला यह रखना, टोटल कोर्स पूछ रहा था, कोर्स में अगर फाइन पूछता तो 2/7 हो जाता, 7 पूछता तो 1/7 हो जाता, बट यहाँ पे कोर्स पूछ रहा था, कोर्स में कितना 4/7 हो जाएगा। तो 4/7 इंक्रीज कितना कर रहा 52%, 1.52, ये सॉल्व करेंगे तो मेरा 0.85 आ रहा है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, टेम्परेचर रेंज पूछ रहा है किसका, सीमेंट किल्न का। टेम्परेचर रेंज सीमेंट किल्न का पूछ रहा है कितना होता है, तो 1300 से 1500 होता है, 1300 to 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर ब्रिक का देखा जाए तो ब्रिक का जो होता है, अगर जनरली ब्रिक का देखा जाए तो 900 से लेकर के 1200 तक होता है, ऐसे जनरली कहीं कहीं 1000 to 1200 तक भी रहता है। तो कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है ब्रिक के लिए दिया हुआ है, ठीक है, ये दे दिया हुआ वो सीमेंट के लिए दिया हुआ है, सीमेंट के लिए दिया हुआ। तो इसमें पूछ रहा था सीमेंट के लिए टेम्परेचर रेंज, तो 1300 to 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर ब्रिक का अगर जनरली स्टैंडर्ड देखा जाए तो जो ब्रिक का होता है वो कितना होता है 900 to 1200, ठीक है। कहीं पर 1000 to 1200 भी रहता है, दैट इज बी भी हो सकता है और सी भी। तो इसमें पूछ क्या रहा था सीमेंट के लिए, तो सीमेंट के लिए कितना होता है 1300 to 1500 डिग्री सेल्सियस। सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है बिफोर टेस्टिंग द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट, मतलब टेस्टिंग से पहले अगर सेटिंग टाइम किसी सीमेंट का सेटिंग टाइम का टेस्ट करें तो उससे पहले क्या टेस्ट किया जाता है, मीन्स बिफोर द टेस्टिंग ऑफ सेटिंग टाइम टेस्ट करने से पहले सीमेंट में क्या टेस्ट किया जाता है, तो सीमेंट में कंसिस्टेंसी चेक किया जाता है। कंसिस्टेंसी कितना होता है, तो 0.85% है कि नहीं है, क्योंकि सेटिंग टाइम को चेक करने के लिए इससे पहले हम लोग कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। कंसिस्टेंसी कितना होता है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, तो 0.85p होता है, 0.85p होता है। ऐसे नॉर्मल कंसिस्टेंसी अगर सीमेंट में देखा जाए तो 30% होता है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो होता है सीमेंट का, अगर नॉर्मल कंसिस्टेंसी पूछा जाए सीमेंट का तो कितना होता है 30% होता है। लेकिन अगर इनिशियल सेटिंग पे जो परसेंटेज होता है कितना होता है कंसिस्टेंसी, तो 0.85p होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पूछ रहा है शायद। स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म ऑन द सिलेंडर ऑफ डायमीटर d लेंथ l इफ द अल्टीमेट लोड p देन द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट इज गिवन बाय, हम लोग देखे तो t बराबर क्या होता था 2p डिवाइड बाई पाई dl। d क्या था सिलेंडर का डायमीटर लेंथ और l था सिलेंडर का लेंथ। तो यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं 2p बटा पाई dl किस में दिया हुआ, दैट इज b में दिया हुआ। जनरली जो होता है d का जो वैल्यू होता है 150 mm होता है और l जो होता है 300 mm होता है जनरली। इसका फॉर्मूला हो गया 2p बटा पाई डी एल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग में क्या कर रहा है, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर एयर एंट्रिंग एजेंट सुपर प्लास्टिसाइजर एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर जो हो गया डी का, तो कैल्शियम क्लोराइड जो है एक्सेलरेटर हो गया। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है एक एक्सेलरेटर होता है, ठीक है। सुपर प्लास्टिसाइजर का है सल्फोनेटेड मिलियन है, जो सुपर प्लास्टिसाइजर है वो सल्फोनेटेड मिलियन है। वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, जो वाटर रिड्यूस करने वाला एडमिक्सचर इसमें कौन सा है, तो वाटर रिड्यूस करने वाला एडमिक्सचर जो होता है लिग्नो सल्फोनेट है। तो लिग्नो सल्फोनेट जो होता है वाटर को रिड्यूस करता है। तो इस तरह से इसका 3 हो गया, तो बच गया इसका इसका हो जाएगा न्यूट्रलाइज द
वैंसोल रीजन इसका हो गया 4, सल्फेट के हो गया 1 और ए एक्सीलेटर मेरा हो गया कैल्शियम क्लोराइड 2। तो अगर देखा जाए तो वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर कौन सा हुआ था मेरा, लिग्नोसल्फोनेट दैट इज 3। एयर इंटरिंग के लिए कौन सा था 4। सुपर प्लास्टिसाइजर कौन था, सुपर प्लास्टिसाइजर में था सल्फोनेट था तो दैट इज 1। एक्सीलेटर कौन था तो कैल्शियम क्लोराइड, तो इसका हो गया 2। 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन देख लेते हैं 3 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन देख लेते हैं 3 4 1 2 3 4 1 2 मेरा सी में है दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैचिंग का फिर से है। मैचिंग में क्या पूछ रहा है, टोटल देख लेते हैं क्वेश्चन इसका। डक्टिलिटी, ब्रिटेलनेस, टेनेसिटी एंड टफनेस। टफनेस क्या होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो टेनेसिटी हो गया तो दैट इज सी का हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एट हाई स्ट्रेस विदाउट रैप्चर, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एट हाई स्ट्रेस विदाउट रैप्चर, विदाउट रैप्चर करने के बाद जो एब्जॉर्ब करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं टफनेस दैट इज इसका हो गया 3। टफनेस जो होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एट हाई स्ट्रेस विदाउट रैप्चर। ड्रैंग द परमानेंटली ओवर ग्रेड चेंज ऑफ शेप विदाउट रैप्चर, जो परमानेंटली ग्रेड चेंज तो शेप जो चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, फेल्यूर विदाउट बॉर्निंग, फेल कर रहा है विदाउट बॉर्निंग, बॉर्निंग के बिना तो उसको क्या बोलते हैं, तो ब्रिटल बोलते हैं। जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो बॉर्निंग नहीं देता, वो फेल कर जाता है। डक्टाइल मटेरियल होता है वो वार्निंग दे के फेल करता है। तो विदाउट वार्निंग के लिए कौन सा हो जाएगा 1। तो बच गया डक्टाइल, ड्रा परमानेंट, ये इलास्टिक मटेरियल होता है दैट इज इसका 2 1। टेनासिटी 4, ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है टेनासिटी, और टफनेस हो गया विदाउट रैप्चर दैट इज 3। तो 2 1 4 3 ऑप्शन देख लेते हैं इसका 2 1 4 3 2 1 4 3 दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या करा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केसियन ग्लू, केसियन जो ग्लू होता है वो क्या होता है, ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, ये मिल्क से ऑब्टेन किया जाता है, सही बात है। ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लड एनिमल, ब्लड से नहीं यूज होता है। यूज द पेंटिंग ऑफ मेटल, मेटल को पेंट करने में नहीं, ये प्लेवुड में यूज होता है। यूज इन द प्लेवुड इंडस्ट्री, सही बात है, प्लेवुड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। वाइट इन कलर होता है, रेड इन कलर नहीं होगा। तो जो केसियन जो ग्लू होता है कहाँ से ऑब्टेन होता है, मिल्क से ऑब्टेन होता है, ठीक है। और ये प्लेवुड में यूज किया जाता है। जो प्लेवुड होता है इसको ये बोलते हैं फेविकॉल इसको बोल सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन ग्लू इज के ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लड एनिमल, गलत है। यूज टू पेंटिंग मेटल, मेटल को पेंट करने में नहीं होता। यूज टू प्लेवुड इंडस्ट्री, प्लेवुड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। मिल्क से ऑब्टेन किया जाता है और वाइट इन कलर होता है। मीन्स 1 4 5 ऑप्शन देख लेते हैं। 1 4 5 किस में दिया हुआ है, 1 4 5 मेरा बी में दिया हुआ है, इस तरह से 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा फिर से मैचिंग में, मैचिंग का है पोटलॉक, लेजर, ब्रेस और स्टैंडर। तो पोटलॉक क्या होता है, ट्रांसवर्स मेंबर होता है, ये जो होता है ट्रांसवर्स मेंबर होता है। लेजर क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, तो इसको 3 कह सकते हैं। ब्रास क्या होता है, वो डायगोनल मेंबर होता है। जो ब्रास होता है वो डायगोनल मेंबर होता है। ब्रास जो हो गया डायगोनल मेंबर, पोटलॉक जो हो गया ट्रांसवर्स मेंबर, और लीजर जो हो गया हॉरिजॉन्टल मेंबर। तो स्टैंडर क्या हो गया, स्टैंडर्ड जो हो गया वो वर्टिकल मेंबर। इसमें पूछ रहा है कि वर्टिकल मेंबर कौन है, हॉरिजॉन्टल मेंबर कौन है, ट्रांसवर्स मेंबर कौन है, डायगोनल मेंबर कौन है। तो ब्रश डायगोनल मेंबर, पोटलॉक हो गया ट्रांसवर्स मेंबर, लीज हो गया हॉरिजॉन्टल मेंबर। तो इस तरह से ऑप्शन देखें 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 मेरा ए में दिया, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या करा, फिर से मैचिंग का है। मैचिंग में क्या पूछ रहा है, एल्युमिनियम एलॉय, कॉपर, जिंक एंड लीड। एल्युमिनियम एलॉय क्या होता है, लो डेंसिटी एंड हाई रेसिस्टेंस टू कोरोजन इसमें कम होता है, रेसिस्टेंस करता है कोरोजन में, तो एल्युमिनियम एलॉय रहता है। मीन्स 4। कॉपर हो गया, कॉपर क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टर। जो कॉपर कहाँ यूज किया जाता है, कंडक्टर में यूज किया जाता है, तो लाइटनिंग कंडक्टर में, ठीक है। जिंक कहाँ होता है, बिल्डिंग द फिनिश एंड डैम प्रूफ। रेडिएशन सील्ड करने में जो होता है वो रेडिएशन सील्डिंग में क्या होता है, जिंक यूज किया जाता है, दैट इज 2। लीड कहाँ होता है, तो बिल्डिंग फ्लैशिंग एंड डैम प्रूफ कोर्स, मतलब डैम प्रूफ कोर्स में क्या होता है यूज, वो लीड यूज किया जाता है, दैट इज 1। तो 4 3 2 1 ऑप्शन देख लेते हैं। 4 3 2 1 किस में दिया हुआ है, तो 4 3 2 1 मेरा बी में दिया हुआ था, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर से मैचिंग का है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, सेटिंग टाइम, शॉर्टनेस, फाइनेंस। तो हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे निकालते हैं,
सेटिंग टाइम किससे निकालते हैं? तो ऑटोक्लेव विकट सेपरेटर्स, ये तो जानते हैं विकट सेपरेटर्स, तो 5 हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे निकालते हैं? तो ली केटल फ्लास्क, जो फ्लास्क दिया हुआ है, अगर यहीं पे ली केटलेस मेथड रहता तो उससे क्या निकालते हैं? शॉर्टनेस, बट यहाँ पर दिया हुआ फ्लास्क, फ्लास्क से किसी क्या निकालते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। शॉर्टनेस ऑटोक्लेव मेथड प्लस ली केटेलियर मेथड, ली केटेलियर मेथड होता है ऑटोक्लेव मेथड से, तो शॉर्टनेस हो गया मेरा ऑटोक्लेव मेथड, दैट इज 4। फाइनेंस क्या होता है? ब्लम्स एपरेटर्स, ब्लम्स एपरेटर्स से क्या निकलता है? फाइनेंस निकलता है, इससे कह सकते हैं 1। स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे निकला? ली केटेलियर्स फ्लास्क से, ठीक है। सेटिंग टाइम हम लोग जानते हैं किससे निकलता है? विकट सेपरेटर्स। विकट सेपरेटर का जो लेंथ होता है, डायमीटर जो होता है 10 mm होता है, लेंथ होता है 50 mm होता है, और अगर इसमें जो नीडल होता है, नीडल का जो डायमेंशन होता है वो 1 mm होता है। तीनों डायमेंशन याद रखना। जो रड होता है, जो उसको प्लेंजर बोलते हैं, प्लेंजर का जो लेंथ होता है वो 50 mm होता है। जो अगर देखा जाए तो विकट सेपरेटर्स पर अगर ध्यान दिया जाए, तो विकट सेपरेटर्स पे अगर ध्यान दिया जाए तो विकट सेपरेटर्स में प्लेंजर यूज होता है, तो प्लेंजर जो होता है उसका जो लेंथ होता है वो 50 mm होता है, ठीक है। डायमीटर जो होता है 10 mm होता है। इसके नीचे एक नीडल रहता है, नीडल जो होता है उसका डायमेंशन कितना होता है? 1 mm होता है। ये तीनों डायमेंशन याद रखना है, 10 mm, 50 mm और 1 mm नीडल। और इसका जो पेनिट्रेशन होता है सेटिंग टाइम निकालने के लिए, तो 33 mm से लेकर के, अगर इस तरह से जो प्लेंजर हो गया, प्लेंजर का डायमेंशन कितना हो गया? 10 mm, 50 mm लेंथ हो गया, और जो नीडल हो गया, यहाँ पर जो नीडल रहता है उसका जो डायमेंशन होता है 1 mm होता है स्क्वायर शेप का, ठीक है। जो पेनिट्रेशन जो होता है, इसका जो पेनिट्रेशन होता है कितना होता है? 33 mm से लेकर के 35 mm तक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। तो इसको सेटिंग टाइम निकालते हैं। तो विकट सेपरेटर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। तो इस तरह से देखें, अपने स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए क्या हो गया? तो फ्लास्क हो गया, ली फ्लास्क। सेटिंग टाइम के लिए विकट सेपरेटर्स, शॉर्टनेस के लिए ऑटोक्लेव 4, फाइनेंस के लिए ब्लेम सेपरेटर्स दैट इज 1। तो 2541 ऑप्शन देख लेते हैं। 2541 मेरा सी में दिया, दैट इज सी। एक देखा जाए तो रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर का रोल क्या है? और पूछ रहा है कि रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर डिस्पर्स द पार्टिकल एंड टू रिमूव द एयर बबल, डिस्पर्स द पार्टिकल, रिमूव एयर बबल एंड रिटार्ड सेटिंग टाइम को रिटार्ड भी करेगा, डिस्पर्स देगा पार्टिकल का और रिमूव द एयर बबल। ये तीनों फंक्शन होता है सुपर प्लास्टिसाइजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 250 नंबर क्या कर रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग ऑक्साइड्स Al2O3 CO कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है कि इसका परसेंटेज ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओपीसी में पूछ रहा है कि इसका परसेंटेज कितना होता है। हम लोग जानते हैं ओपीडी में अगर देखा, ओपीसी में देखा जाए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में देखा जाए तो लाइम कितना होता है? सबसे ज़्यादा होता है, 60 से लेकर के 65% तक होता है, 65%। इसके बाद होता है सिल्का कितना होता है? 17 to 25% तक। उसके बाद क्या होता है? एल्यूमिना कितना होता है? 3 से 8% तक। तो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या होता है इसमें? लाइम कितना हो गया? 60 to 65%, ठीक है। इसके बाद हो गया इसका सिंपल LSAI, याद रखना है। तो एल के बाद एस कितना होता है? एस होता है सिल्का कितना होता है? 17 to 25% तक। उसके बाद हो गया एल्यूमिना कितना होता है? तो 3 से 8%, तो सबसे कम होता था। पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, तो सबसे कम पहले लिया जाएगा, तो सबसे कम को होगा एल्यूमिना के सबसे कम होगा। एल्यूमिना किस में था? तो सबसे कम में रहा होगा एल्यूमिना सबसे कम होगा। उसके बाद क्या था? उस एल्यूमिना, अब ऑप्शन देख लेते हैं इसका। सबसे कम इसमें कौन सा था? एल्यूमिना कितना होना चाहिए? तो 3 से 8%। अभी हम लोग देखें लाइम कितना होना चाहिए? तो 60 से 65% होना चाहिए। सिलिका कितना होना चाहिए? तो 17 से 25%। तो इसमें सबसे कम देख लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले कम वाला होगा। तो सबसे कम मेरा 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर कम कौन सा है? तो सिलिका, 1 के बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा। तो 1 3 2 ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ? दैट इज बी में। तो बी। ए याद रखना, LSAI, LSAI ये याद रखना है। एल से हो गया लाइम, एस से हो गया सिलिका, ए से हो गया एल्यूमिना। नेक्स्ट देखते हैं सुर्खी क्या होता है? सुर्खी जो होता है अगर लाइम मोटार में यूज किया जाए तो ये हाइड्रोसिटी इम्पार्ट करता है। जो हाइड्रोसिटी जो है
वो इम्पार्ट करता है लाइम मोटार में। यही अगर सीमेंट मोटार में डाला जाए तो प्रिवेंट श्रिंकेज। अगर सुर्खी को ऐड किया जाए लाइम मोटार में तो क्या करेगा, लाइम मोटार में यूज करते हैं तो हाइड्रोलिसिटी जो होता है इम्पार्ट करता है, और प्रिवेंट श्रिंकेज किस में करेगा, अगर ये सीमेंट मोटार हो गया। सीमेंट मोटार में जो था प्रिवेंट करता है श्रिंकेज को। तो सुर्खी का दोनों जगह काम है, अगर सीमेंट मोटार है तो प्रिवेंट द श्रिंकेज, और लाइम मोटार है तो इम्पार्ट द हाइड्रोसिटी को जनरेट करता है किसमें, लाइम मोटार में, और प्रिवेंट करता है श्रिंकेज को किसमें, सीमेंट मोटार में। तो इस तरह से जो सुर्खी लाइम मोटार दिया हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 52 नंबर क्या करा, इंक्रीज द फाइनेंस ऑफ सीमेंट। फाइनेंस को अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, रिड्यूस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलप। अगर फाइनेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर फाइनेंस मॉडल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, तो फाइनेंस इंक्रीज करते रिड्यूस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ, रिड्यूस इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ जो होता है इंक्रीज करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलप एंड रिड्यूस द रेट ऑफ डिट्रोरेशन। रिड्यूस नहीं करेगा, अभी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज तो नहीं करेगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलप, स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, एंड लीड्स द हायर श्रिंकेज, श्रिंकेज को बढ़ाता है। जो अगर फाइनेंस बढ़ा दिया जाए, फाइनेंस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, और हायर द श्रिंकेज को इसको ही बढ़ाता है। जिससे डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा फ्लोबिंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ एयर इंटरिंग, एयर इंटर कर रहा है अगर कंक्रीट में तो क्या होता है, जो इंक्रीजिंग जो था, जो रेजिस्टेंस जो होता है, इंक्रीज द रेजिस्टेंस फ्रीजिंग एंड ड्राइंग, ये इंक्रीज करता है, ब्रेकेबिलिटी को भी बढ़ा देता है, डिक्रीजिंग द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। एयर इंटर करता है कंक्रीट में तो स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मेरा तीनों सही है। अगर एयर इंटर कर रहा कंक्रीट में तो इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्रीजिंग, फ्रीजिंग को रेजिस्टेंस होता है इंक्रीज कर देता है, ब्रेकेबिलिटी भी बढ़ जाता है, और स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। कितना करता है, 10 to 12% डिक्रीज कर जाता है एयर इंटर करने से। ये भी सही है, सही, ये सही मीन्स तीनों सही इसका स्टेटमेंट है। तो 1 2 3 ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है 54 नंबर, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, श्रिंकेज होता है किस पर डिपेंड करता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर कम्युनिटी उस पर डिपेंड करता है श्रिंकेज। पासेस ऑफ टाइम बढ़ेगा तो श्रिंकेज घटता है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। अप्लाइड स्ट्रेस से इसका कोई मतलब नहीं है श्रिंकेज का इसका सेल्फ बेड से मतलब होता है, इसका स्ट्रेस से कोई मतलब नहीं। तो 3 गलत है, 1 और 2 सही है। तो अगर इसमें ऑप्शन पूछ रहा है करेक्ट, तो करेक्ट आंसर होगा 1 और 2, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछ रहा है, तो कंसीडर द फ्लोइंग मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर प्रिजर्वेशन में मेथड पूछ रहा है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा था। सबसे पहले इसमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा प्रिजर्वेशन का, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो पूछने कहने का मतलब है कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है प्रिजर्वेशन का। तो सबसे बेस्ट मेथड जो होता है प्रेशर इंटीग्रेशन जो मेथड होता है सबसे बेस्ट मेथड होता है। जो प्रेशर इंटीग्रेशन मेथड है सबसे बेस्ट होता है, और सबसे ख़राब जो होता है वो ब्रशिंग होता है। जो ब्रशिंग होता है, ब्रशिंग के द्वारा जो प्रिजर्वेट करते हैं वो सबसे मतलब ख़राब होता है, नहीं कह सकते हैं सबसे, मतलब कंपेयर में वो ओल्ड हो गया, तो सबसे बेस्ट कह सकते हैं कि प्रेशर हो गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे जो लास्ट में होगा वो ब्रश वाला होगा, ठीक है। ब्रशिंग जो होगा, जो प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर बाय ब्रशिंग जो सबसे लिस्ट होगा, तो इस तरह से कह सकते हैं 2 सबसे लास्ट में, या सबसे बेस्ट जो होता है प्रेशर इंटीग्रेशन होता है, तो 3। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 3 सबसे बेस्ट है, उसके बाद डिपिंग, उसके बाद ब्रशिंग में सबसे पहले प्रेशर, इसको कह सकते हैं सबसे पहले प्रेशर इंटीग्रेशन, उसके बाद डिपिंग, उसके बाद मेरा ब्रशिंग, सबसे लास्ट ऑप्शन देंगे ब्रशिंग का। तो 3 1 2 ऑप्शन देख लेते हैं, तो सी में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट 25% ऑफ एल्यूमिना इन द ब्रिक अर्थ इम्पार्ट द प्लास्टिसिटी नेसेसरी फॉर द मोल्डिंग ब्रिक इनटू रिक्वायर्ड शेप। कह रहा है कि जो ब्रिक में होना चाहिए वो 25%, तो हम लोग जानते हैं कि एल्यूमिना कितना होता है ब्रिक में, तो एल्यूमिना के लिए हम लोग क्या याद कर सकते हैं, सलीम, ये याद है। ब्रिक के लिए एस होता है कितना 50 से 60%, एल्यूमिना उसके बाद होता है कितना 20 से 30%, उसके बाद लाइम होता है 5 से 6%, तो एल्यूमिना कितना हो गया 20 से 30%, तो 25% है, तो सही है, कह सकते हैं कि ये सही है। तो आयरन पायराइड प्रेजेंट इन द ब्रिक अर्थ प्रिजर्व द फॉर्म ऑफ द ब्रिक एट द हायर टेम्परेचर। आयरन पायराइड जो होता है प्रेजेंट इन द ब्रिक अर्थ प्रिजर्व द फॉर्म ऑफ द ब्रिक एट हाई टेम्परेचर, नहीं ये गलत है। प्रेजेंस ऑफ बीड्स इन द ब्रिक अर्थ मेक्स द ब्रिक अनसाउंड, जो अगर बीड्स प्रेजेंट रहे ब्रिक में तो ब्रिक को अनसाउंड कर देता, तो ये सही है। इसे 1 सही है और 3 सही है, 2 गलत है। तो 1 और
3 सही है, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट को देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन इसमें सही है। क्यूब स्ट्रेंथ, सिलेंडर स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्यूब स्ट्रेंथ, सिलेंडर स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मॉडुलर, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले सबसे कम कौन होता है, हम लोग जानते हैं कि सबसे कम जो होता है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। इससे बड़ा जो देखा जाए तो इससे बड़ा होता है क्या, तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद होता है उसके बाद कौन सा होगा, तो इसके बाद जो होगा स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद मेरा कौन सा हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ रैप्चर। इसके बाद हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रैप्चर, इसको FCR भी बोलते हैं। इसके बाद कौन सा होगा, तो सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, तो क्यूब स्ट्रेंथ। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो क्यूब स्ट्रेंथ होता है। अगर जनरली देखा जाए तो जो अगर क्यूब स्ट्रेंथ देखा जाए तो अगर मान लेते हैं इसका FCK मानते हैं, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ जो होता है, क्यूब स्ट्रेंथ का कितना होता है, 0.85 ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है, 0.6 टाइम्स FCR। CR क्या होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ कितना होता है, 0.7 टाइम्स ऑफ FCK, ठीक है। तो अगर देखा जाए इसका जनरली अगर देखा जाए तो क्यूब स्ट्रेंथ मॉडुलस ऑफ रैप्चर कितना हो जाएगा, तो 0.7 FCK का अंडर रूट, ठीक है। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ देखा जाए तो 0.6 टाइम्स होता है किसका, FCR का। सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ कितना होता है, तो सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ होता है 0.85 टाइम्स ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ। तो सबसे कम मेरा हो गया स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसमें अगर सीक्वेंस देखा जाए तो सबसे कम मेरा हो जाएगा, सबसे कम में मेरा ये हो जाएगा, तो सबसे फर्स्ट ये में हो जाएगा, उसके बाद फिर ये हो जाएगा सबसे कम, फिर सेकंड, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो होगा 4 नंबर पे ये होगा और 3 नंबर पे ये होगा। तो 3 4 2 1 ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो सब सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ क्यूब स्ट्रेंथ, तो सबसे ज़्यादा जो होगा स्ट्रेंथ वो किसका होगा, क्यूब स्ट्रेंथ का होगा। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होगा वो क्यूब स्ट्रेंथ का होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा था, तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होगा वो क्यूब स्ट्रेंथ होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 4 2 1 3 4 2 1 3 3 4 2 1, तो 3 4 3 4 2 1 दैट इज ए। लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा जो होगा ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है, मस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ फ्रॉग का यूज किया जाता है किसके लिए। तो मस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ फ्रॉग का, टू फॉर्म द की ज्वाइंट होता है ब्रिक मशीनरी में, दैट इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है, ब्रिक इज आर बर्न। अभी देखे थे हम लोग, ब्रिक का जो बर्न होता है किसने टेम्परेचर होता है 900 to 1200 डिग्री सेल्सियस। यहीं अगर सीमेंट का रहता तो सीमेंट का होता 1300 to 1500 तक। तो इसका आंसर C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, टेस्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, द टेस्ट ऑन सीमेंट पेस्ट टू डिटरमाइन द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम आर डन एट नॉर्मल कंसिस्टेंसी। पूछ रहा है इसमें कि सही क्या हो गलत क्या हो पूछ रहा है ना, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था। ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। टेस्ट ऑन सीमेंट पेस्ट टू डिटरमाइन द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम नॉर्मल कंसिस्टेंसी पे सही बात है। ऐसे जनरली इसका जो होता है 0.85 कंसिस्टेंसी होता है या 30% नॉर्मल कंसिस्टेंसी पे सेटिंग टाइम रन किया जाता है। तो ये मेरा सही है। लो हीट सीमेंट हैज हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। लो हीट सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। लो हीट सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ज़्यादा नहीं होता है। इसमें क्या ज़्यादा होता है, तो C2S ज़्यादा होता है, मीन डाई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा होता है। तो अगर इसमें पूछता है लो हीट सीमेंट में कौन सा ज़्यादा होता है, तो लो हीट सीमेंट में C2S ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो हायर अर्ली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड। हायर अर्ली स्ट्रेंथ किसके वजह से होता है, तो C3S के वजह से हायर अर्ली स्ट्रेंथ होता है। लार्जर परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, यही बोल रहा है इसमें कि हायर अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो क्या करना चाहिए, जो लार्जर परसेंटेज किसका चाहिए, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S का वैल्यू बढ़ा देना चाहिए ताकि अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये मेरा सही है, लो हीट वाला गलत है। तो 1 और 3 मेरा सही हो गया, दैट इज 1 और 3 B सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, मैचिंग का है। मैचिंग में देख लेते हैं मैचिंग का क्वेश्चन क्या कर रहा है। इन इलास्टिक मटेरियल, रिजिड मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल। तो हम लोग जानते हैं कि ब्रिटल मटेरियल जो होता है उसमें प्लास्टिक जोन नहीं होता, विदाउट बार्निंग ये फेल कर जाता है। तो इसमें कोई भी प्लास्टिक जोन नहीं आएगा। तो इससे कह सकते हैं कौन होगा, डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल में
ये वार्निंग देता है फेल्यूर से पहले, तो इसमें जो होगा प्लास्टिक जोन ज़्यादा होगा, लार्ज प्लास्टिक जोन होगा, तो इस तरह से इसका 2 हो जाएगा। उसके बाद बचा इन इलास्टिक मटेरियल। इन इलास्टिक मटेरियल वैसा मटेरियल होता है द स्टेन इज नॉट रिकवर आफ्टर अनलोडिंग। नॉट रिकवर, अगर रिकवर हो जाता है तो उसको इलास्टिक कहते हैं, अगर रिकवर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं। बट यहाँ पर नोट है तो नोट के लिए कौन था, इन इलास्टिक हो जाएगा, दैट इसका 3 हो जाएगा। अब बोल रहा स्ट्रेन इज जीरो, स्ट्रेन जीरो किस में होगा, तो रिजिड में होगा, स्ट्रेन रिजिड हो जाएगा, दैट इज 4। तो ऑप्शन इसका होगा 3 4 2 1। ऑप्शन देख रहे थे इसका 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 मेरा ए में दिया हुआ, दैट इज ए हो जाएगा इसका आंसर 3 4 2 1, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्या कर रहा है, फिर से मैचिंग का, मैचिंग में क्या बोल रहा है देख लेते हैं। फटिक, फटिक क्या होता है, रिवर्सल जो होता है लोड उसके वजह से होता है। क्रीप, क्रीप परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। प्लास्टिसिटी आप लोग देख लिए, जो लार्ज एंडोरेंस लिमिट, एक लिमिट होता है जिसके बाद जो होता है स्ट्रेस फेल नहीं करता। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या कर रहा है, मटेरियल कंटिन्यूज डिफॉर्म विदाउट एनी फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रेस। मटेरियल कंटिन्यू टू डिफॉर्म विदाउट एनी फर्दर इंक्रीज, बोल रहा है कि मटेरियल जो है, मटेरियल कंटिन्यू टू डिफॉर्म विदाउट एनी फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रेस, स्ट्रेस के बिना इंक्रीज करे उसको क्या बोलते हैं, तो उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं, दैट इज 4। इंडोलेंस, मटेरियल हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फॉलिंग अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस बिलो दिस लेवल, बिलो दिस लेवल के अगर कोई फेल करने का कोई चांस नहीं, उसको क्या बोलते हैं, तो इंडोलेंस लिमिट बोलते हैं। तो इसका 3 हो गया। डिक्रीज रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू रिपीट रिवर्सल लोड, जो रिवर्सल रोड आ गया तो उसके वजह से क्या होगा, तो फटिक, फटिक मेरा एक में ऑप्शन था तो इसका 2 हो जाएगा। क्रीप क्या होगा, डिफॉर्म विद टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर जो डिफॉर्म करता है उसको क्रीप बोलते हैं, तो इसका मेरा 1 हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो 2 1 4 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3 मेरा एक में दिया हुआ था। इस तरह से ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट मेरा असर्शन रीजन का था। असर्शन रीजन में देख लेते हैं क्या बोल रहा है, द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ एग्रीगेट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन साइज। जो स्पेसिफिक सरफेस होता है उसका क्या होता है, डायमेंशन अगर देखा जाए स्पेसिफिक सरफेस का, तो सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई ग्राम। तो एरिया बाई मास होता है, एम, इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं एम, एरिया बाई मास। तो ये बोल रहा है क्या, ऑप्शन क्या कर रहा है कि द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ एग्रीगेट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट, अगर साइज इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज करेगा, दैट इज सही है। द वर्कबिलिटी ऑफ मिक्स इज इन्फ्लुएंस मोर बाय द फाइनर फ्रैक्शन देन द कोर्स पार्टिकल। फाइनल पार्टिकल का जो वर्कबिलिटी होता है मोर, तो ये भी सही है, बट दोनों का जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है, एक्सप्लेनेशन गलत है। तो इस तरह से जिसका आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा, द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इम्प्रूव बाय एयर इंटरिंग एजेंट। एयर इंटरिंग अगर करते हैं तो वर्कबिलिटी मेरा इम्प्रूव करता है, तो ये सही है, सही है। एयर इंटरिंग एजेंट इंक्रीज द कंक्रीट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं डिक्रीज करता है। हम लोग देख लिए कि जो एयर इंटर अगर करेंगे तो कंक्रीट जो स्ट्रेंथ होता है वो इंक्रीज नहीं करता है, वो डिक्रीज करता है। तो ये मेरा गलत हो गया, वर्कबिलिटी जो होता है इंक्रीज कर देता है एयर इंटरिंग से। तो इस तरह से जो मेरा ए सही है और गलत है, तो मेरा सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा, डायमेंशनल चेंज इन द वुड रिजल्ट ड्यू टू द वेरिएशन इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द वुड विथ एटमॉस्फेरिक कंडीशन। डायमेंशन चेंज होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन का, ठीक है, ये सही है। द सेल बाल इन वुड आर हाईली हाइग्रोस्कोपिक एंड व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोइल। तो क्यों चेंज होता है डायमेंशन, वो रीजन दिया हुआ है क्यों, क्योंकि जब एक्सपोज करते हैं तो इसको मॉइस्चर एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कर लेता है एब्जॉर्ब, इसके वजह से। तो ये भी सही है, इसका रीजन भी सही है, इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 66 नंबर क्या कर रहा है, ए पोजलाना इज एडेड टू सीमेंट इंक्रीज द अर्ली स्ट्रेंथ। पोजलाना को सीमेंट में ऐड किया जाता है, पोजलाना को ऐड किया जाता है सीमेंट में किसके लिए, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए नहीं, ये अर्ली स्ट्रेंथ के लिए क्या किया जाता है, C3S ऐड किया जाता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो ये मेरा गलत हो गया, जैसे ही ए गलत होता है तो आर ऑटोमेटिक सही होता है। इट रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन, सही बात है, जो पोजलाना होता है वो रिड्यूस करता है हीट ऑफ हाइड्रेशन का, तो ये मेरा सही है। बट स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करता, अर्ली स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करता, हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करने के लिए हम लोग पोजलाना को ऐड करते हैं। तो इस तरह से मेरा आंसर जो इसका हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यूज ऑफ सीमेंट लाइम मोटार, क्या बोल रहा है, यूज ऑफ सीमेंट लाइम मोटार इज जनरली प्रीफर्ड टू सीमेंट मोटार।
तो यूज ऑफ सीमेंट मोटार को प्रीफर किया जाता है लाइम मोटार का जगह पे। क्यों, इसका रीज़न देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि सीमेंट मोटार हैज हाईली मोटिबिलिटी एंड वाटर रिटेंटेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक देन सीमेंट मोटार। सही बात है, रीज़न भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फेसिंग बोर्ड इज यूज्ड व्हेन द ब्रिक ऑफ डिफरेंट थिकनेस आर टू बी यूज्ड इन द फेसिंग एंड बैकिंग ऑफ द बॉल। फेसिंग बॉन्ड कब यूज किया जाता है वो दे रहा है, तो फेसिंग बॉन्ड कब यूज किया जाता है, व्हेन द ब्रिक आर डिफरेंट थिकनेस आर टू बी यूज्ड इन द फेसिंग एंड बैकिंग। सही है, द फेसिंग बॉडी इज स्ट्रक्चरली गुड एंड रिजल्ट इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ये गलत है, तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन डबल फ्लेमिश बॉन्ड हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम जो होता है 1 ब्रिक बॉल का होता है। इच कोर्स प्रेजेंट द सेम अपेयरेंस बोथ ऑन द फ्रंट एंड बैक। सही बात है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में हो जाता है। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड अगर रहता तो उसमें एक तरफ डबल फ्लेमिश बॉन्ड शो करता है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड शो करता है, एक तरफ इंग्लिश बॉन्ड शो करता है। बट यहाँ पर डबल फ्लेमिश बॉन्ड है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड दोनों तरह से एक जैसा शो करता है। ये अगर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड रहता तो क्या करता है, एक तरफ डबल फ्लेमिश बॉन्ड शो करता है और एक तरफ इंग्लिश बॉन्ड शो करता है। डबल फ्लेमिश बॉन्ड किस तरह शो करता है, फेसिंग साइड से। अगर फेसिंग साइड से अगर देखते हैं तो क्या शो करता है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। और बैक साइड से अगर देखते हैं तो क्या शो करता है, इंग्लिश बॉन्ड। ये किस में होता है, ये सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में होता है, बट यहाँ पे डबल फ्लेमिश बॉन्ड दिया होता है। डबल फ्लेमिश बॉन्ड दोनों सेम होता है, ये मिनिमम होता है 1 ब्रिक बॉल का। अगर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड अगर आता तो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है मिनिमम कितना होना चाहिए, 1.5 ब्रिक का होता है, 1:2 का। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड 1.5 ब्रिक का होता है। इसको दोनों साइड अलग अलग देखने से अलग अलग शो करता है। फेसिंग साइड से देखेंगे तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड शो करेगा और बैक साइड से देखेंगे तो इंग्लिश बॉन्ड शो करता है। तो इस तरह से मेरा जो ए है वो एग्जैक्ट सही है। और दूसरा देखते हैं, क्यून क्लोजर आर यूज्ड नेक्स्ट टू क्यून हेडर इन एवरी अल्टरनेट कोर्स इन डबल फ्लेमिश बॉन्ड में यूज करता है, इसीलिए दोनों जो होता है सेम शो करता है। तो रीजन भी सही है। ये बोल रहा था इन डबल फ्लेमिश बॉन्ड ईच कोर्स प्रेजेंट द सेम अपेयरेंस करता है फ्रंट फेस एंड बैक फेस। क्यों करता है, क्योंकि क्यून क्लोजर आर यूज नेक्स्ट टू क्यून हेडर। क्यून क्लोजर जो होता है क्यून हेडर के अल्टरनेटली ईच कोर्स में प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए डबल फ्लेमिश बॉन्ड में। तो दोनों मेरा रीजन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और रीजन भी सही। इस तरह से मेरा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग इस तरह से देख लिए कि ये पार्ट में हम लोग देखें, ये पार्ट में हम लोग 269 तक टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। स्टार्ट किए थे हम लोग कितना से 201 से सॉल्व करते हुए हम लोग 269 तक टोटल सॉल्व किए हैं। तो इस तरह से मेरा जो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का जो चैप्टर है, BMC का जो चैप्टर है वो यहाँ पे जो BMC का जो चैप्टर है यहाँ पे मेरा ख़त्म होता है, एंड होता है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल देख लिए कि लगभग 69 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में नया चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात होगा। इस वीडियो को यहीं पर अंत कर रहे हैं।